बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। पाकिस्तान में इस वक्त बारिशें, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट, इन सब मामलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। ये सब क्यों हुआ? मैं जब आज शो कर रहा हूं तो आपके सामने बयानात रख रहा हूं। पाकिस्तान की काबीना के अहम तरीन वज़रा क्या कह रहे हैं। बयान अगर रखूं तो वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि आइंदा आबी गुज़रगाहों यानी पानी जहां से पानी का जो रास्ता है वहां पर तामीरात की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं सड़कों और पुलों की तामीर में करप्शन होती है, इसलिए एक बारिश की मार साबित होते हैं। इसी तरह जो हमारे मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वो भी कह रहे हैं कि ताकतवर लोग हैं, उनकी वजह से बस्तियाँ तबाह की जा रही हैं। ये सारी बातें हमारे वज़रा कह तो रहे हैं, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि इन तामीरात की इजाज़त किसने दी थी। अगर इजाज़त किसी और ने दी थी, या आपके ही किसी जानने वाले ने दी थी, या किसी अफसर ने दी थी, या किसी सियासी रहनुमा ने दी थी, तो फिर उनको कुटारे में क्यों नहीं लाया जाता? हर वाक़े के बाद, बयानात देने के बाद, जब वाक़या नीचे आ जाता है, उसकी हीट कम हो जाती है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और हम किसी नए वाक़े का इंतज़ार करते हैं। तो अगर आपने ये सारे मसले हल करने हैं तो पहले जिन लोगों ने ये अप्रूवल्स दी थी, जिन लोगों ने ये जुर्म किया, उनको कुटारे में लाएँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज शो पे इसी पे बात करेंगे कि ये अब जो बारिशें, जो हालात हैं, इनका हम सामना किस तरह से कर सकते हैं। हमारे साथ आज के शो में माहिर आबी उमूर डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ माहिर मौलियात मरीम शबीर साहबा मौजूद होंगी और इसी पे बात करेंगे। मेन हमारा टॉपिक यही है कि अब क्या करें, क्या प्लानिंग की ज़रूरत है, किस तरह से पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को फेस कर सकता है। लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है, बल्कि इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं, जो पार्लिमान की कमेटियां हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, वहाँ से इस्तीफ़े दे दिए हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खेलदास कोस्तानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और सेनेटर हमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद होंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। ये जो सारी सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात हैं मरीम शबीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगी आज प्रोग्राम में। डॉक्टर परवेज़ आमिर माहिर आबी उमूर, इनसे भी बात करेंगे। मरीम साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। यहाँ पर मेरे सामने बयानात पड़े हुए हैं और पाकिस्तान की कैबिनेट के अहम तरीन वज़रा जो बातें कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि मैं इस हवाले से भी राय लूँ कि ये क्लाइमेट चेंज है कि तकरीबन 39 ईयर्स के बाद रावी भी जो है वो भी बफर गया है और बाकी भी हमने पूरे मुल्क में नुकसानात देखे हैं। क्या हमें पता नहीं था, हम तैयार नहीं थे, ये सब कुछ अचानक हुआ है, या कुछ हम कर सकते थे, हमें पता था कि इसकी शिद्दत इतनी बढ़ सकती है, या हमने कुछ गलत किया है जिसको हम भुगत रहे हैं? जी देखिए, इन सब सवालों के जवाब एक ही हैं। आप ये देखें कि तहकीक ने ये बताया हुआ था कि 1.1 दर्जा हरारत जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1800 सदी से लेके अब तक हुआ है, ये सिर्फ़ उसके रिज़ल्ट हैं जो पाकिस्तान भुगत रहा है। और अभी तो डिबेट्स ये चल रही हैं कि आपका 1.1 से लेके 1.5 तक दर्जा हरारत अगर बढ़ा पूरी दुनिया का, तो फिर जो है वो इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात के हमें पता था या नहीं पता था कि इस तरह के हालात होंगे, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स और क्लाइमेट टेररिज्म जो पाकिस्तान में चल रहा है, डेफिनेटली तहकीक ने बताया हुआ था। अब ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिशियंस के जो बौखलाए हुए हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स ने हमेशा से रिएक्टिव मेजर्स रखी और क्लाइमेट चेंज की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है। उनको इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, जो आपका हेल्थ इशू है, इसको हमेशा इनने एक अलहदा से इशू समझा है। ऑल्दो ये क्लाइमेट चेंज का सबब है, आपका जो इसका कल्प्रिट पीछे रूट कॉज है, वो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आपके प्रेसिपिटेशन और वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करता है। लेकिन हमने ये देखा कि ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमारी, कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस और बतौर इंडिविजुअल और बतौर सोसाइटी जो हमारे अनासिर हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन इसमें डेवास्टेशन में हुई। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूँ, तो 2001 से 2024 के दरमियान पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ा है। फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा रिमूव हुआ है।
और इस वक़्त जो पाकिस्तान के फ़ॉरेस्ट कवर की सूरत हाल है, वो आप समझें कि इन सालों के बीच इस्लामाबाद जितना जो है वो फ़ॉरेस्ट कवर हमने थ्रू आउट पाकिस्तान रिमूव कर दिया है। अब उससे होता ये है कि आपकी जो ट्रीज़ हैं वो नेचुरल बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं, वो आपके सैलाब को रोकने में मददगार साबित होते हैं, लैंडस्लाइडिंग को रोकते हैं, तो ये एक्सेलरेट किया। इसके अलावा आप ये देखें कि नॉर्थ में जो ग्लेशियर्स हैं, एक तो पाकिस्तान की लोकेशन भी इस तरह की है कि जो 3 तरह के बड़े जो है वो ग्लेशियर्स के हैं वो जो कंबाइन होते हैं वो पाकिस्तान में जो है वो उनकी लोकेशन बनती है। तो इस वक़्त जो हमारे ग्लेशियर्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेटेड रेट से पिघल रहे हैं और वो भी आपके इंडस रिवर में ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं पानी का। इसके अलावा आपकी जो इल्लीगल तजावुज़ात हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, गवर्नेंस के इश्यूज़ आप देखें ये उस वजह से है आपके लॉज़ का जो फेलियर्स है, आपके पास लॉज़ मौजूद हैं पाकिस्तान में। ये जो आपकी प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंशियल लेवल पर, फेडरल लेवल पर और जो गवर्नमेंट्स हैं ये अप्रूव करती हैं इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को एक सेरेमोनियल डॉक्यूमेंट के तौर पे बना के बस रख दिया जाता है फाइल्स के अंदर। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में बाकायदा बताया जाता है कि असेस करके कि आप कितना परसेंट एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय करेंगे किसी भी डेवलपमेंट के नतीजे में और उसकी हमें फिर हमें भरपाई मरीम के साहबा, हमें क्या ये करेंगे? जो जब हम ये सब कुछ कर रहे थे ना, आपने बहुत सी वजूहत बताई हैं। हम इसको बड़ा सिंपल करके रखते हैं कि पानी का रास्ते के ऊपर हम तामीरात कर रहे थे, हम माहौल को तबाह कर रहे थे अपने हाथों से। तो तब ये हमारे पास इदारे तो मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर इदारे मौजूद हैं जिनका काम है कि आपने ये माहौल को इस तरह से तबाह होने नहीं देना। ये सब कुछ इतने सालों में हमने खुद किया ना, अपने हाथों से किया। जी, कुछ तो हमारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली ऐसा है बतौर कौम के आप जो है वो देखें कि रिश्वत जो है वो एक लग्ज़री बन गई है। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक आप जो है वो पैसे दे के काम करा लेते हैं। एक तो ये कल्चर इस वजह से भी कुछ तबाह हुआ है, उसने माहौल को बहुत तबाह किया। लेकिन कुछ सूरत-ए-हाल ऐसी भी है कि हमारे इदारे अगर काम करना चाहें भी, तो उनके हाथ बँध जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि 78% जो आपकी डिफ़ॉरेस्टेशन हुई है वो लॉगिंग के थ्रू हुई है, यानी कि आपका टिम्बर माफिया उसमें इन्वॉल्व है। अब फॉरेस्ट एक्ट के अंडर जो फॉरेस्ट गार्ड्स आपके होते हैं, वो पाकिस्तान में फॉरेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा तैनात हुए नज़र आते नहीं हैं और अगर हों भी और वो रोकने की कोशिश करें, तो उनको कत्ल कर दिया जाता है। कुछ माफियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके मुल्क में। इसी तरह इंडस्ट्रियल एमिशंस आपकी कंट्रीब्यूट करती हैं इस किस्म के इफ़ेक्ट में। तो आप ये देखें कि जो इंडस्ट्रियल एमिशंस को रोकने के लिए हमारे इदारे हैं, अगर वो बंद करने की इंडस्ट्रीज़ को कोशिश करें वायलेशन की मद में, तो अगले ही दिन जो है वो लोग ईवानों में या तो बैठे हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट या उनके बहुत गहरे ताल्लुकात होते हैं हमारे पावरफुल सेक्टर्स के साथ, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स वगैरह हैं उनके साथ, तो वो फिर अगले दिन इंडस्ट्रीज़ खुली होती हैं। ऐसे में आपके इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे क्या करें? मेरा ख़्याल है कि हमारे जो मूविंग फॉरवर्ड हमारे जो इदारे हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को, एक तो उनकी ह्यूमन पावर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स उसमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। उनको मज़ीद एम्पावर करने की ज़रूरत है, वो इतने पावरफुल हों कि वायलेशन अगर लॉ की हो तो उसको जो है वो अकाउंटेबल कर सकें। इसके अलावा जो आपकी अदालतें हैं पाकिस्तान में, वो एयर क्वालिटी पे तो लाहौर हाई कोर्ट ख़ास तौर पे जो है वो काफ़ी बोलती है, काम करती है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी ये जो एनवायरमेंटल डेवस्टेशन हुई है इसका नोटिस लें और जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कराने में मददगार साबित हों, क्योंकि कोई भी कानून चाहे वो एनवायरमेंट रिलेटेड हो या ना हो, उसकी इम्प्लीमेंटिंग करने वाले इदारे ही अगर उसमें अपना रोल प्ले ना करें तो सक्सेस ठीक है, रेट नहीं ठीक हो है मरीम सकता। साहिबा, मैं आपको दोबारा ज़हमत दूंगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जब ये सब कुछ जिसका हम सामना कर रहे हैं, हर तरफ बारिश है, सैलाब है, हमारे नुकसानात हो रहे हैं, तो बहुत से सवालात हैं आप ये अमूर के कि लोग कह रहे हैं कि जी डैम बना लेते तो बच जाते। इंडिया की मिसाल दी जाती है, वो कहते हैं जी 6000 तकरीबन डैम वो बन चुके हैं, हमारे उसके मुकाबले में 150 डैम है। क्या डैम बनाने से हम इस सैलाब से बच सकते थे? क्या इतना पानी स्टोर किया जा सकता है? और फिर हम एक लफ्ज़ बार बार कि भारतीय जो जारहियत है, अब भी जारहियत, उसकी वजह से हमें ये सब नुकसानात का सामना करना पड़ा है। तो मैं चाहूँगा आप अपनी इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन दें। लेकिन ये हमने जो करंट जो उनकी सूरत हाल है ना, उसके अंदर ये जो आ रहे हैं फ्लड्स, ये 3 रिवर्स पर आ रहे हैं। एक जो उनसे सतलुज है, दूसरा उसको कहते हैं अपना रावी है, और तीसरी जो सी है वो चिनाब है। ये तीनों जो सा दोनों रिवर्स है ना जी, अपना सतलुज, ब्यास और रावी, ये तो जो सा सिंतास मादे के तहत जो सा ना हिंदुस्तान के पास चले गए थे। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसने अपने 3 रिवर्स जो से ना वो बेसिकली किसी एग्रीमेंट के तहत कर वो किसी दूसरे मुल्क के हवाले कर दिए हैं।
तो इसके ऊपर तो हमने कोई स्ट्रक्चर ऐसा जो है ना वो नहीं बनाया हुआ, जो उस वक्त 1960 में बने हैं वही स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो चंद बराजेस हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं। तो कि ये बहुत चीज इंटरनेशनली भी है। हिंदुस्तान के मैं आपको करेक्ट कर दूं कि बेसिकली जो है ना अंडर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन है जो इस वक्त मौजूद है। तो हमारे पास जो है मेन तो दो ही बड़े डैम्स हैं, तीसरा ऐड कर रहे हैं बादशाह का जो है ना ये, और वो दो भी जो है ना लूले लंगड़े हैं, उन्होंने जो है अपनी जिंदगी पूरी कर ली हुई है। ये 60s में बने हैं डैम जिसको बनता है ना उसकी डेथ वारंट भी साथ ही साइन किया जाता है कि ये 40 साल इसकी जिंदगी होगी या 50 साल होगी। वो सेट अप होकर जो है ना डैम भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो थिनतास मादा था उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे, खास तौर पर जो सा अपना इंडस रिवर के ऊपर जो सा ना हमारा दरिया सिंध है, इसके ऊपर कोई वजह नहीं है कि नीचे जो सा ना अटक के नीचे हम कोई स्ट्रक्चर नहीं दे सके। वो स्ट्रक्चर जो सा 3-4 साल के अंदर बन जाता है। वो आपके जो पानी आ रहे हैं अपना क्या कहते हैं काबुल से आता है, काबुल रिवर के ऊपर से, ये स्वात से जो आता है, या इसके ऊपर इंडस के ऊपर जो आता है ऊपर से बिलो तरबेला जो सा है, उस पानी को बचा कर जो सा ना आप बहुत सारा जो फ्लडिंग सिचुएशन है पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर जो से ना उसकी रोकथाम के लिए वो काफी। सिमिलरली जो से जैसे कर रहा है उसने डिवर्जन की हुई है अपने कनाल में जो से राजस्थान कनाल में। ये जो पानी करंटली आ रहा है जो हमें तकलीफ दे रहा है रावी के ऊपर, ये बेसिकली पानी शुरू होता है भाखड़ा डैम से। भाखड़ा से आया उसको कहते नीचे ये नंगल डैम है उसके पास आ गया, वहां से इसने डिवर्जन दी, उसको जोंसी ने कनाल निकाली हुई है, बहुत बड़ी कनाल है, वो जोंसी ने राजस्थान में चली जाती है। कुछ पानी को वो स्टोर कर लेता है, जो पानी वो स्टोर नहीं कर सकता वो फिर हमारी बदकिस्मती समझ लें, खुशकिस्मती समझ लें, हमारी तरफ वो धकेल दिया जाता है। इस साल जोंसी ने बारिशें जोंसी वो छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो उसको कर ही और कुछ नहीं सकता। देखें असूली तौर पर तो उसको जॉनसन अपने कंस्ट्रक्शन, और जब वो कंस्ट्रक्शन शुरू कोई करता है हम चीखे मारना शुरू कर देते हैं। देखें ये खुदा पाक की ये नेमत है, उस नेमत का बजाय हम जॉनसन उसका सही इस्तेमाल कर उसको कहीं स्टोरेज करें, वो हम उस तरफ नहीं तवज्जो हमारी। ये सियासी नौयत की जौन सी बातें होती हैं, अभी ये 2-3 महीने आप बहुत शोर सुनेंगे, बूट निकाल कर जहाजों पर चढ़कर लोग जो है ना हेडों पर ब्राजिस के ऊपर पहुंचे हुए हैं, उसको कहते हैं। जो ही ये खत्म होता है उसको कहते हैं बारिशें खत्म होंगी, ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाता है 9 महीने के लिए। फिर अगले हम जॉनसन इंतजार करना शुरू करते हैं अगला फ्लड किस वक्त आएगा। तो इसका यही हाल है जॉनसन जी कि आप ब्राजेस बना लें, कुछ एडिशनल ब्राजेस बनाएं, कुछ को डिवर्जन करें। ये हम जॉनसन बहुत इजीली चोलिस्तान के अंदर इस पानी को डिवर्ट कर सिंध तक पानी को लेकर जा सकते हैं। देखिए पहले जो रावी थी ना, ये रावी जिधर दाता साहब का दरबार है उसके साथ जो है ना ये उस बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ से चलता था, जो किला है उसके साथ चलता था ये रावी जो है। हमने इसको इस तरीके से जितनी हमने ये नई ये आपकी हाउसिंग सोसाइटीज ये वो ओवरऑल उसके ऊपर जो है बहुत सारा कसूर जो पॉपुलेशन को बीच में साथ लाकर ना इन हार्म्स जो है उसके अंदर तुपाई की तरफ हम खुद लेकर आए हुए हैं। हर जगह रिवराइन जहाँ पर है उसको कहते हैं सारी पॉपुलेशन तो उसके अंदर रहती है, जब स्वाद के अंदर कोई गड़बड़ होती है वहाँ हम वाद शुरू हो जाते हैं, हम शोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने अनचेक किस्म की जो सी ना वहाँ टूरिज्म शुरू की हुई है, जिसके लिए जनाब आपको होटल भी चाहिए, आपको सब चीजें चाहिए। बाय रूल्स तो हम ये नहीं कर सकते कि हम दरिया के किनारे जिस तरह से इन्होंने तामीरात की हैं, जिस तरह हमने सोसाइटीज़ बना दी, वो हम भुगत भी रहे हैं। अब देखें ना इतनी जल्दी सबसे पहले वो आबादियाँ मुतासिर हो रही हैं किस तरह से। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गैर कानूनी तामीरात, आप भी गुजरगाहों पे तामीरात नहीं होने देंगे, इस मसले पे भी बात करते हैं। वेलकम बैक। मैं ये पूछा था कि आप इसका हल, आपने बताया कि आप ब्रिजेस बना लें, क्या डैम बनाने इसका हल है नहीं है, और क्या हमारा हमसाया मुल्क जो है वहाँ पर भी तो सैलाब आ रहे हैं, हमारे से कम नुकसान हो रहा है? देखें जी वहाँ भी आ रहे हैं, उसको भी देखें वहाँ भी नुकसान उसका हो रहा है। डैम एक बात हल आपके पास रहे, मैं 3 डिवर्जन जो जैसे कैनाल डिवर्जन है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हाकड़ा का ओल्ड डैम हमारे पास जो सा बेड है के साथ बहुत वहाँ 10,000 साल से वो रिवर चल रहा था, हमने उसको जो सा कर बंद कर दिया, उसकी दरिया ने अपना पेट जो सा इधर उधर कर दिया हुआ है। सिमिलरली आप पॉन्डेज बना सकते हैं, ये जो सा इसके ऊपर आ रहा है आपको चिनाब के ऊपर बहुत इजीली हम जो सा स्ट्रक्चर जो सा ना बड़ा वो चिन्योट के पास बना सकते हैं, जो वहाँ बना लें। अब ये बातें होंगी, ये मान भी जाएंगे, फिर ये खामोशी होकर इधर उधर हो जाता है ताकि तबाही दोबारा हो। ठीक है, जो इंडस के ऊपर है कोई वजह नहीं, 4 साल के अंदर हम वो स्ट्रक्चर बनाते हैं जी। ठीक है मरियम साहिबा, ये वही बात है, डॉक्टर साहब भी तकरीबन मेरे ख्याल में
हम शायद वाहिद कौम हैं जिसको पता भी है कि सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है। यानी हमें पता है कि हम क्यों इन सारे नुकसानात का सामना कर रहे हैं और हम फिर इसको ठीक भी नहीं कर रहे। अब क्या करें, यानी जहाँ पे हम फंस गए हैं अब क्या करें। माहौल जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, अब हमें यहाँ से क्या प्लानिंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। हमें अगर आप कोई मिसाल दे के बताएं कि दुनिया में लोगों ने कैसे किया, जब उनके सामने हादसा हुए उन्होंने क्या किया इसके लिए। देखिए कुछ भी करने के लिए पॉलिटिकल विल बड़ी ज़रूरी है और पॉलिटिकल विल के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। हम जो देखते हैं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके चूँकि टेन्योर पूरे हो नहीं पाते हैं, तो इस वजह से प्रोजेक्ट्स को टेक अप करते हैं जो पॉपुलर अवाम में होते हैं, जो दिखाए जा सकें। तो पुल या सड़कें या इस तरह की चीज़ें आपको बनती हुई नज़र आती हैं। आपको क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए और क्राइसिस से टैकल करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म हमेशा चाहिए होती है, स्ट्रैटेजीज़ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए होती है। अब मूविंग फॉरवर्ड आ सकता है कि जो टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स हमारे बैठे होते हैं, वो गवर्नमेंट आती जाती रहती हैं, लेकिन वो लोग रहते हैं। उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स डिवाइस करने की ज़रूरत है ताकि इम्प्लीमेंट वो लोग करवा सकें, कोई भी गवर्नमेंट आए या जाए। नंबर 1 तो ये होना चाहिए। नंबर 2 लॉन्ग टर्म चेंज के लिए लोग जो है वो नुमाइंदों से पूछें इलेक्शंस में कि आपका एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को मैंडेट क्या है। आप दरियाओं का जो पानी ज़्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे, हीट वेव्स आ जाएगी उसको टैकल करने के लिए क्या करेंगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या प्लान है, ज़राअत तो उनकी मुतासिर हो रही है जो 23% आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। किसान उनसे पूछें अपने सियासतदानों से उनके इलाके में जो हैं कि किस तरह से जो है वो प्लान कर रहे होंगे उनके लिए अगर नुकसानात होते हैं। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अवेयरनेस इस तरह से नहीं होगी कि जब डिज़ास्टर आया है तो हम उसके ऊपर बात करें, बल्कि हमें जो है वो जैसे इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज स्कूल में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, हमें ऐसे ही एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को क्लास 1 से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक आपको एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाना होगा। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स को मिल के काम करना होगा। मिसाल के तौर पर आप देखें कि गवर्नमेंट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री, ये ट्रायंगल अगर बन जाए तो बहुत ज़्यादा इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दुनिया में होता ये है कि आपकी गवर्नमेंट को अगर रिसर्चेस चाहिए हों या सोल्यूशन चाहिए हों क्लाइमेट क्राइसिस से, तो जो यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें रिसर्च करके सबमिट करवानी है। तो वो उनको बताते हैं, इंडस्ट्री भी उनको बताती है कि हमें जो है वो इस एरिया में रिसर्च करके दें। उनकी स्टूडेंट्स को डायरेक्शन भी मिल जाएगी, उनको फाइनेंस भी मिल जाएगा। और आप सबसे पहले तो ये जो फंडिंग कट्स हमारे प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो है वो लगाने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिशियंस के हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के हैं। ये आवाम का टैक्स का पैसा होता है, इसको रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। हमें ज़्यादा मॉनिटरिंग स्टेशंस चाहिए। इसके अलावा आप ये देखें कि रिसर्च जो स्टूडेंट्स आपको करके दे सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा। जो पैलेटेबल फॉर्म में बीच में सिविल सोसाइटी रोल अपना ये प्ले कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं उसको आसान लफ्ज़ों में एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट को दें और गवर्नमेंट को बताएं कि ये सोल्यूशन हो सकते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए जो टिम्बर माफिया है उसके ऊपर सख्ती करने की ज़रूरत है। जो इलीगल तजावज़ात हैं आपकी और जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड थोड़ा सा ये रूट कॉज ये समझनी पड़ेगी कि हमारा जो इकोनॉमिक हब्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, वो ज़्यादातर आपको बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तान के नज़र आते हैं। इसी वजह से आपको ज़्यादा लोग शहरों में नज़र आते हैं। फिर उसको मटीरियलाइज़ करने के लिए ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये एज अ कैटलिस्ट इस आवाम को यूज़ करती हैं, क्योंकि आवाम को घर तो चाहिए होते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हेल्थ केयर एक्सेस, एजुकेशन, ये आपको देहातबन एरियाज़ में भी देनी पड़ेंगी ताकि लोग शहरों के ऊपर आके ज़्यादा मूव ना करें। और मैं लोगों को इस चीज़ पर ब्लेम नहीं करती, हर एक का हक है कि एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो बेटर ज़िंदगी की तलाश में जो है वो अच्छी जगहों पर जाएँ। लेकिन गवर्नमेंट को ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो ही आपका होगा। आपके ड्रेन्स मूविंग फॉरवर्ड, जो अर्बन प्लानर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड लें, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप शहरों को बेटर तौर पर प्लान कर सकते हैं। दुनिया में चाइना से मिसाल सीखें कि वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जाते हुए टेरेस में गार्डनिंग और रूफ टॉप गार्डनिंग कैसे उन्हें इंट्रोड्यूस की है। इसके अलावा दुनिया में अगर सैलाब आते हैं तो ये भी आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है कि बैरियर्स, उनमें सेंसर्स लगे होते हैं और बैरियर्स आपके होते हैं, और जैसे ही वो पानी को सेंस करते हैं सेंसर, वो एकदम से जो है वो ऊपर आपकी तरफ आ जाते हैं, घरों को घेर लेते हैं जो आपने बैरियर्स लगाए होते हैं। तो ये इसके अलावा आप ये देखें कि जापान की मिसाल अगर सिर्फ अर्थक्वेक को देख लें, जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होती हैं, जापान के पास कितने ज़्यादा अर्थक्वेक आते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने
ने इस तरह के मटेरियल्स और इस तरह की प्लानिंग की कि अभी आपको इतने रेक्टर स्केल पर उनके ज़लज़ले होते हैं, लेकिन कहीं आपको उस स्केल के डैमेजेस वक़्त के साथ-साथ जो है वो नज़र नहीं आ रहे, बल्कि बहुत कम उनके डैमेजेस होते बिल्कुल जा ठीक है। रहे तो हैं। जिस तरह आपने जापान की मिसाल दी कि ज़लज़लों से उन्होंने सीखा, अपनी तामीरात, अपने लाइफ़स्टाइल उसके मुताबिक कर लिए, तो अब हमें भी ये सीखना होगा आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी राय, मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूँ, पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफे के बगैर मुल्क कुदरती आफात से महफूज नहीं रह सकता, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी राय भी इसके ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर। मैं बिल्कुल 100% इससे मुत्फिक हूँ जी, बल्कि ये 1960 से लेकर हम अभी तक कह रहे हैं। देखें, जहाँ तक है ना ये साइंस की बात, ये तो साथ साथ चलती रहती है। पाकिस्तान में ना साइंस की कमी है, ना दिमाग की कमी है, ना ही इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी की कमी। हमने उस वक्त के दुनिया के 2 बेस्ट डैम, जो उनसे सबसे बड़े डैम थे ना, तरबेला वाज द लार्जेस्ट डैम, हमने उस वक्त बनाया है। तो इसके अंदर जी ये बातें कम करें, और हम जॉनसन जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा, हम इमीडिएट एक्शंस दें कि शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में हमने क्या करना है। देखें, पहले जो से होते थे ना अपना ये फ्लड्स, ये आते थे 10 साल के बाद। 2010 में आपके पास आया, फिर एक 14 में आया, फिर 22 में आया। अब फ्लड्स हर दूसरे तीसरे साल आएंगे। ये जो क्लाइमेट चेंज जो कह रहे हैं ना गोरे के जी, उसको कहते हैं 1.5 से हम नीचे रखेंगे, ये सारा झूठ है। ये दुनिया का फूल बना रहे हैं। ये टेम्परेचर एक्सट्रीम राइज करेंगे। कभी आपने सोचा या सुना है कि जौन सा ये डायमीर बादशाही है, जौन सा ये ऊपर हमारा है एरिया, इसको कहते हैं नॉर्दर्न जीबी का जो एरियाज है, वहां पर 46-47 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चले जाए, तो कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले जो आप लार्ज डैम, 2 लार्ज डैम हम इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। एक आप स्वां के ऊपर कर सकते हैं, स्वां डैम जिसको हम कहते हैं, 5 गुना पानी जौन सा है जो का वो तकरीबन हम वहां स्टोर कर सकते हैं। नीचे अटक के नीचे आप एक स्ट्रक्चर दे दें, 2 ब्राजेस आप दें जनाब, उसको कहते हैं सिंध के अंदर, एक 7 के अंदर बराज दें, एक बराज आप जॉनसन ने कायदे आज़म बराज दें। इधर जैसे मैं कह रहा हूँ इसकी डिवर्जन करें और कुछ पॉन्डेज क्रिएट करें, जहां आप नहीं कर सकते वहां पॉन्डेज क्रिएट कर लें। और जो चनियोट है उसके ऊपर आप डैम स्ट्रक्चर इमीडिएटली, ये वो डैम हैं जो 4-5 साल के अंदर हम बना सकते हैं और हम अपने पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। देखें, इसको आपने जॉनसन है इसको मोस्ट सीरियस लेना है। कुछ हमारी जो मेन इशू आएगा, और अभी इस साल भी आएगा, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है के अंदर जो हम बढ़ाते हैं कि 3% हमारा ग्रोथ रेट है, वो खत्म है, जीरो समझे। इस साल कोई ग्रोथ रेट नहीं हो सकता। ये सारे का सारा फ्लड जॉनसन ले जाता है, हमारी बहुत सारी करप्शन को भी ले जाता है, और हमारी बहुत सारी जौन सी महरूमी है उनको भी जॉनसन उजागर कर जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हर तीसरे चौथे साल आप नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि बयानात से अब आगे निकलना होगा। मैं डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मरियम साहिबा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप शो के लिए वक्त दिया। ये बहुत ही अहम बात है। ये बयानात से बात आगे बढ़ चुकी है। अब आपको तामीरात और प्लानिंग, हर चीज़ में आपको क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखना होगा। आपको पानी जो है जब आपके पास आ जाता है, भारत जो है वो पानी छोड़ देता है, तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर स्टोर किस तरह करना होगा। ये कुदरती नेमत है, इससे किस तरह से फ़ायदा उठाना है। ये नेमत जो है हमारे लिए जहमत क्यों बन जाती है, इसकी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और बयानात से बात आगे निकल चुकी है। हम आगे बढ़ते हैं, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और खेलदास कोहस्तानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आप ज़ीर मुमलिकत हैं। उन्हीं से पूछेंगे ये जो हालात बन रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया है, मुज़ाहमत कर रहे हैं, ये मुज़ाहमत कामयाब रहेगी तहरीक इंसाफ के लिए या फिर नाकामी की तरफ जाएगी? बात एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। पार्लिमान से जो कायमा कमेटियाँ हैं वो बड़ी अहम होती हैं। ये वहाँ से इस्तीफ़े दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये फ़ैसला हुआ, खान साहब का बयान आया जेल से, और उस सब के बाद सिचुएशन क्या है, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त साबित होगा, नहीं होगा, इसी पे बात करेंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और खेलदास कोहस्तानी साहब दोनों हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, मैं आपसे, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कदम उठाया है और ज़िमनी इलेक्शन वाला भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। पहले तो ये बता दें कि इससे क्या पार्लिमान की जो कमेटियाँ इससे इस्तीफ़े देने से आपको लगता है कि इससे कोई हुकूमत पे कोई प्रेशर है या इससे कोई बात कोई मुख्तलिफ हो जाएगी या क्या होगा इसके नतीजे में, मैं समझना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए जी, एक महज़ब मुआशरा जब होता है ना, और उसमें जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, और ख़ास तौर पे अगर वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इस तरह का कोई डिसीजन लेती है तो एक मॉरल प्रेशर आता है। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली जहाँ मॉरल वैल्यूज़ ना हो वहाँ पे क्या मॉरल प्रेशर आना है। तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? प्रॉब्ली शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि क्यों है वो सुमुन बुकमुन उमुन वाली बात है कि जब आपके ज़मीर ही ना हो, जब आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ ही ना हो, जब आपके अंदर एथिक्स ना हो, जब आपके अंदर कोई और इस किस्म की चीज़ ही ना हो जो हायर पेडेस्टल पर होती हैं, तो फिर इन चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन चूँकि हम इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, हम समझते हैं कि ये करना चाहिए, और ये एक किस्म का, आप ये समझ लीजिए, पैसिव रेजिस्टेंस होती है, ये एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं है। इट इज़ नॉट अगेंस्ट द पार्लियामेंट, इट इज़ अगेंस्ट उन लोगों के जो उस पार्लियामेंट के अंदर जिनको बिठा दिया गया, जो उसके काबिल नहीं थे और उनको ला के बिठा दिया। ये बिल्कुल उसी तरह की पार्लियामेंट है जैसे 1984 में नॉन पॉलिटिकल पार्टी की बेसिस पे लोगों को लाके बिठा दिया गया था। ये वही लोग हैं। आज भी इनको किसी के पास सिवाय मेरे ख्याल में 14, 15, 16 बंदों के अलावा किसी के पास मैंडेट नहीं है कि वो इधर आके बैठे, लेकिन ये बैठे हुए हैं। तो आप ये समझ लें कि दिस इज़ लाइक द एक्सटेंशन ऑफ ज़ियाउल हक पार्लियामेंट। चलें, मैं ज़रा खेलदास से पूछ लेता हूँ। आपने तो बहुत बड़ी जुमला कह दिया कि ज़ियाउल हक साहब वाली पार्लियामान वाली, इसको आपने जोड़ दिया। मैं खेलदास साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये कमेटियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं, ये लोग निकल जाएंगे, तो पोजीशन ही ना हो तो फिर पार्लियामेंट का क्या हुस्न होगा इन कमेटियों में? ये किस तरह से आप लेकर चलेंगे? तो आप किस तरह से रोकना पसंद करेंगे? वो कह रहे हैं हम, क्योंकि आप लोग कुछ सुन नहीं रहे, तो फिर ये हम मज़ामत कर रहे हैं और आप पर अखलाकी दबाव डाल रहे हैं जो आप पता नहीं महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वड़ाई साहब, ये इस्तीफ़ाओं की अमल जो पीटीआई कर रही है, ये पहली दफ़ा नहीं कर रही है। 2013 में जब ये हमारे साथ पार्लियामेंट में मौजूद थे, 34 या 33 इनके अरकान थे, जब धरना दिया उस वक्त भी इन्होंने इस्तीफ़ाएँ दी थी और पार्लियामेंट को छोड़कर बाहर चले गए थे, आपको याद होगा। फिर जिसको ये कह रहे हैं कि ये ज़ियाउल हक की मरहूम का नाम ले रहे हैं, जो जनरल फेस की मुंतखब करदा इनकी हुकूमत 2018 में आई, जब वो पार्लियामेंट को चलाते थे, एक कर्नल, उसको भी ये छोड़ के चले गए थे, उसको भी इस्तीफ़ा देकर ये निकल गए थे। और पंजाब असम्बली को भी अपनी हुकूमत को गिराकर तो उसको रिज़ाइन देकर चले गए थे। और आज फिर इन्होंने जो है ये कमेटियों से इस्तीफ़ाओं का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ ये खुद फैसला जो है आमराना है, एक शख्स का आमराना फैसला है, ये किसी भी सूरत में जमहूरी फैसला नहीं है। किसका ये आमराना फैसला है? ये तो इनकी पार्टी का फैसला है। नहीं, जिसका लीडर आमराना फैसला करे, जो एमएनए मुझे बताएं, जो मुंतखब अरकान हैं किस तरह जीत कर आते हैं, जिस नतीजे में आते हैं, पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, और कमेटियों की कितनी मौसर होती है पार्लियामेंट जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए। मतलब आप जब भी इक़्तिदार में आते हैं, जब भी ऐवानों में आते हैं, आप उसको ठुकरा कर चले जाते हैं। तो क्या ये मैंडेट या जो भी जिस तरह भी आप आते हो कि इसलिए आते हो? दुनिया में आप पार्लियामेंट की बेतौकीरी करते हो, बार बार इस्तीफा देकर। आप इस पार्लियामेंट, माजरत के साथ आप टोक रहा हूँ, आपने कहा ना आमराना फैसला, क्या आपके किसी कोलीग ने आपको बताया कि भाई हम तो नहीं ये चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, ये ऊपर से फैसला आ गया? क्या पीटीआई के कोई रुकन ने आपको ऐसी कोई बात हुई है जिसके नतीजे में आप कह रहे हैं? देखें, ऑफ द रिकॉर्ड हर बंदा, मैं नहीं कहता, पीटीआई के लोग तो बहुत सी बातें करते हैं। टॉक शो में जब हम बैठे होते हैं, जब कैमरा ऑफ होता है, जब रिकॉर्डिंग ऑफ होती है, तो कई दफ़ा बातें होती है, मगर वो ऑफ रिकॉर्ड रहनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ बेहतर है। मगर मैं जो बात ओपन है, दुनिया का कोई मौजूदी जमहूरियत ये नहीं कहती है जो ये लोग करते हैं। ये जिस तरह ये पार्लियामेंट का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह ये वोट के मैंडेट का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह अवाम के मसाइल से इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको इस शख्स को जो आमराना फैसला एक शख्स कर रहा है, जिस जमात में किसी जो चेयरमैन है उनकी बैरिस्टर गौर की अहमियत नहीं है, पार्लियामानी लीडर की अहमियत नहीं है, जो शख्स इसके अंदर जब बात करता है, आमद डोगर जैसा एक सियासी वर्कर अगर बात करता है, उसके खिलाफ
खिलाफ इनकी ट्रोलिंग होती है। उसकी वजह यह कि वो जमहूरियत की बात करता है, वो पार्लियामेंट की, या कोई और भी करता होगा। अली मोहम्मद साहब के लिए खुद इमरान खान ने अभी कहा है, मैं अली मोहम्मद का नहीं कह रहा हूँ, मैं महमूद खान अचकजई का कह रहा हूँ। वो टोंक रहे अपने उस साथी को, उस वफादार दोस्त को। जब आपने देखा था, जब ये हमने नो कॉन्फिडेंस मूव की थी, ये सब भाग गए थे, एक अली मोहम्मद था जो खड़ा था और उसकी बात की थी। मगर मैं समझता हूँ आज वो शर्मिंदा ज़रूर होगा जिस शख्स के लिए वो बात करता है, जिस पार्टी के लिए वो कुर्बानियाँ देते हैं। वो अली मोहम्मद खान हो, अली मोहम्मद साहब हो, वो शेख आफरीदी साहब हो, कई इनके सियासी वर्कर है जो उनका नुक्ता नज़र कुछ भी हो, मैं समझता हूँ वो एक पॉलिटिकल वर्कर है। उन्होंने आप ये कह रहे हैं कि कमेटियों से इस्तीफे इनको नहीं देने चाहिए थे। अगर इनको कोई इतराज है तो फिर इनको कोई और तरीका अपनाना चाहिए था, इस्तीफे ये ऑप्शन ठीक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ ये गैर जमहूरी अमल है। ये पार्लियामेंट के लिए, जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए ये कोई बेहतर कदम नहीं है इनका। ये आइसोलेशन में चले जाएंगे अगर क्योंकि वो शख्स खुद तो अपनी सियासत तबाह करके बैठा हुआ है, खुद जेलों में सजाएं अपने जुर्म की काट रहा है, मगर वो चाहता है कि मेरे नाम पे जो लोगों ने वोट पे वो क्यों बैठे हैं। वो ये हिर्स है, ये हसद है उसको, क्यों बैठे हैं, क्यों पार्लियामानी लीडर कोई बन के बैठा है, क्यों कोई पब्लिक अकाउंट कभी निकलो, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। ये बात वो है जो एक दफ़ा इन्होंने शानदाना गुलजारा साहबा ने बात की थी, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो वो भी ये उसकी माइंड सेट है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ, मैंने नहीं हूँ, मैं पावर में नहीं, तो मेरे नाम पे आए हुए लोग भी ना हो। ये अमल सीधी सीधी उसका बात है। वो शख्स चाहता है पार्टी भी मेरे नाम से है, वोट भी मेरे नाम से। हालांकि ऐसे नहीं होता है। मियां नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के कायद के खिलाफ फैसले आए, उसको नायल किया गया, उसको पार्टी से ओहदे से हटाया गया, उसको जेल में डाला गया, वो बाहर चले गए, वो एग्जाल में थे। पार्टी का सदर शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुआ। जब शहबाज साहब बाहर थे तो जब आपने देखा ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामानी लीडर थे, वो चला रहे थे। पार्टी के एक सीसी होती है, पार्टी के जो लोग होते हैं उनका भी सब कोई कुछ पार्लियामान के अंदर रह के करना चाहिए, ये गलत। मैं जी बिल्कुल पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है, डायलॉग का पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है, इख्तिलाफ राय का पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है, अवाम के मसाइल के हल करने का पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है, जमहूरियत का। तो मैं समझता हूँ वहाँ से अगर आप निकल जाते हैं तो आपके पास फिर सड़क पे जलाओ, घेराव और मार दाड़ के अलावा आपके पास क्या बचता है? फिर वही 9 मई, फिर वही 26 नवंबर। सेनेटर साहब, ये बातें जो कोसानी साहब कह रहे हैं, वैसे तो आम जो हम बात करें कि जिस तरह आप लोगों ने केपी असम्बली, पंजाब असम्बली पार्टी ने इससे कुछ सीखा, इसका नुकसान ज़्यादा हुआ उन असम्बलियों से बाहर आने से या फ़ायदा ज़्यादा हुआ? इसी तरह अब अगर आप कमेटियों से जिस तरह से जा रहे हैं, ठीक है आपका फ़ैसला है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन वैसे सियासी तौर पे क्या इसके नुकसानात ज़्यादा नहीं हैं? देखिए, इस तरह तो 3 बातें हैं। सबसे पहले अभी आपने जो बात की ना, मैं उस पर आ जाता हूँ, बाद में मैं फिर 2-3 और कमेंट करूँगा। आपने कहा कि जो हम लोगों ने 2 सूबों के जो पार्लियामेंट थी उनको हमने डिसॉल्व किया है। मुझे एक बात बताएं, आपने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है? जी सर, पढ़ा हुआ है ना? उसमें आर्टिकल 224 क्या कहता है? आर्टिकल 224 कहता है कि कोई भी, चाहे नेशनल हो चाहे प्रोविंशियल असेंबली हो, अगर उसको डिसॉल्व कर दें तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अच्छा, पार्लियामेंट वो जगह है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की तख्लीक होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट करता है। उस पार्लियामेंट का क्या हुस्न होगा कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर 1 मिनट भी डिबेट ना हुई हो, ना उन कमेटियों में ना उन हाउसेज में। उसका हुस्न कोई हुस्न रह जाता है? आपने तो उसका पूरा चेहरा ही मसख कर दिया है। फिर आप आर्टिकल 224 के तहत उसी पार्लियामेंट के हुस्न को आप नोच खसोट के उसके साथ जो हरकतें कर रहे हो, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने उसका वो हशर कर दिया है, और वो भी आप लोगों ने बिल जबर किया है। ये तो आप लोगों की हालत है। फिर आप कहते हो कि पार्लियामेंट का हुस्न और पार्लियामेंट का वो, फिर आप उसके मतलब यू हैव गॉट द गट्स टू सिट ऑन द टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन, और ये कहना कि डेमोक्रेसी क्या होती है।
आपने डेमोक्रेसी की मॉकरी बना के रखी हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड की बात करते हो, अरे भाई ऑफ द रिकॉर्ड को छोड़ो यार, हम ऑन द रिकॉर्ड आपको बताते हैं। आप लोगों के लोगों ने कहा हुआ है कि हम लोग तो ये गवर्नमेंट का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे, मजबूरी थी, हमें कहा गया था, नाक रगड़वाई थी, तभी तो आप लोग आके बैठ गए थे। ऑन द रिकॉर्ड है, आपके सारे लोगों ने कहा हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड है कि आप लोग जब बात करते हो ये जनरल फैज की बात करते हो, जनरल बाजवा की बात करते हो, 2019 में ऑन द रिकॉर्ड है ख्वाजा आसिफ साहब, बिलावल भुट्टो, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान, ऑन द रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि जनवरी फरवरी 2019 में सिर्फ 6 महीने बाद पीटीआई की गवर्नमेंट के बाद इन्होंने आप लोगों से आके बात की थी कि इनको हम हटाते हैं, आपको लेकर आते हैं। साजिश तो आप लोगों ने 6 महीनों के अंदर शुरू कर दी थी। बात करते हैं हुस्न की डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी कभी आपको छू कर नहीं गई। डेमोक्रेसी क्या होती है उसके स्पेलिंग्स भी शायद आप लोगों को ना आते हो। बात करते हैं डेमोक्रेसी की, और रही बात ये हुस्न है डेमोक्रेसी का, ये मेरा राइट है कि मैं वहां से इस्तीफा दूं, ये भी डेमोक्रेसी का हुस्न है। हां, अगर मेरा अपना कोई मतलब होगा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों ने डेमोक्रेसी का मतलब है आओ बैठो खाओ पियो, आप क्यों छोड़ेंगे वो जगह। रही बात ये, आपने कहा था कि वो आए थे, उनको निकाला गया, ये किया, और वो फिर मुल्क बदर हो गए। मुल्क बदर नहीं हुए, वो भाग कर चले गए थे। चले मैं कोस्तानी साहब से फैसल वाउडा साहब की बात सुन लेना कि उन्होंने क्या कहा था और किस तरीके से कहा था कि कैसे उनको हेल्प की गई थी, वो फैसल वाउडा से पूछ लेना। ठीक है कोस्तानी साहब, आपने बात तो सुन ली है, मैं तो डॉक्टर साहब को सुन रहा था, कुछ बातें तो ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं सारी। देखें कौन है फैसल वाडा, मुझे ये बता दें। पाकिस्तान तरीके साहब के रहनुमा थे, आजकल तो आजाद रहनुमा है। नहीं, इनका सेनेटर है, इन्होंने वोट दिया। आप लोगों ने वोट दिया? हाँ, हुकूमती सेनेटर। मेरा कोई वोट नहीं मिला है फैसल वाडा साहब को। मैं इनको ये भी याद दिलाऊं, इनके साथ एक शेख रशीद भी होते थे, आज खुद जो तर्जमान बने होते हैं, खुद से जो है अपनी बातें करते हैं, और इस तरह की उसे कोई इसकी तारीख में अहमियत नहीं है। आज शेख रशीद इबरत का निशान बना हुआ है, इन्हीं के साथ होता था, तड़ियाँ लगाता था, टीवी पे होके कहता था मैं नून से शीन निकाल दूं। ये बातें करना हमें भी आती है। आप इनका मिसाल ना दो, आप अपनी बात करो, आप अपनी बात करो। तो आपने मुल्क के साथ क्या किया है एहतजाज के तौर पे, तो आप इनको मना लेना। तो जमहूरियत का हुस्न है, ये इस्तीफा देंगे हम ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात करा देगी। पहले भी ये चले गए थे पार्लियामेंट को धक्का देकर। इनको कोई मैं तो कहता हूं इनको कोई ताल्लुक नहीं है इनके अवाम के इशू से। जिस सूबे में 500 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, जिस आज पंजाब डूब रहा है, अभी जारियत पानी आया है, जो इनके अराकीन है किधर है? आज हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला मरियम नवाज साहिबा, मुस्लिम लीग नून के तमाम वज़रा, MPs, MNs, हमारा फील्ड मार्शल आज वो दौरा कर रहे हैं। कहाँ है ये? इनको अवाम के मसाइल से वक्त पे फैसले किए जाते हैं। ये वक्त नहीं है इन चीज़ों का जो ये आज कर रहे हैं। आज पाकिस्तान तकलीफ में है, आज पाकिस्तान के अवाम जो है तकलीफ में है, पंजाब की अवाम तकलीफ में है, KPK की अवाम तकलीफ में। इनको उस तकलीफ का कोई इदराक नहीं है। ये वक्त ऐसा है जब हम सब मिलकर, जब KPK में आप कह रहे हैं इस्तीफे देंगे तो हम करवा लेंगे, इलेक्शन करवा लेंगे, आप तो बात आगे बढ़ा रहे हैं। जी, इलेक्शन कमीशन का काम है, जो निशस्त खाली होगी वहां इलेक्शन कमीशन को, ये आइन कहता है, ये मेरा काम नहीं है, ये आइन का। अभी आइन ने तो कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं, उस तरफ नहीं गए ये लोग। तो ये इनके पास और कोई रास्ता नहीं है ना, ये डायलॉग में यकीन रखते हैं। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे ये लगता है इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे, जब अगर मैं नहीं हूं जिस पार्लियामेंट में, ये क्यों मेरे बंदे बैठे हुए हैं। वो कभी बर्दाश्त नहीं करते इनको। वो कभी नहीं चाहता मेरी पार्टी से कोई सेकंड लीडरशिप बने, थर्ड लीडरशिप बने।
वो जहांगीर खान और अपना शाहमूद कुरैशी में लड़ाई चाहते थे? क्या अगर ये आज माइनस हो चुके हैं और हकीकी, वो ना काउंसलर हो सकते हैं, ना पार्टी का सरबराह हो सकते हैं, वो नाअहल है, वो सजा याफ्ता है, तो क्या कोई और अहल शख्स नहीं है? ठीक है, इनकी पार्टी में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको अपोजिशन लीडर बनाया जाए? महमूद खान अचकज़ई उसी को जो जब नवाज शरीफ का वो दोस्त था, आज भी है, जब नवाज शरीफ साहब का इत्तेहादी था, उनकी नकलें उतारता था, उनकी तस्दीक करता था, आज वो उनके लिए देवता बन गया है। कल वो जब हमारे साथ था तो बुरा था। ये रवैया ठीक करे। ये आप चाहे किसी को फरिश्ता बनाएं, आप चाहे किसी को जो लक़ब दे दे, ये आपका काम नहीं है। आप अपनी पार्टी से 26 साल आपकी जिद्दोजहद में एक अहल शख्स नहीं है जिस पे आपका एतबार हो। सेनेटर साहब, ये आखिरी कमेंट, मैंने फिर शो का वक्त ख़त्म हो जाएगा। आखिरी कमेंट ये कि आपके पास ओपोजिशन लीडर के लिए आपकी पूरी पार्टी में कोई फ़र्द नहीं था? देखिए, सबसे पहले तो समझना चाहिए कि अगर मैं एक ख़ानदानी सियासतदान होता ना, तो मैं शायद इसी तरह की जवाब देता जैसे कोहिस्तानी साहब ने दिया है, क्योंकि वहाँ पे उस ख़ानदान के अलावा कोई और तो आगे आ नहीं सकता। तो इस वजह से मैं जवाब यही देता। रही बात ये अपोजिशन लीडर का ये मतलब नहीं होता, हरगिज़ नहीं होता कि आप जो सबसे मेजॉरिटी में पार्टी है वही हो। बाज़ दफ़ा आप पॉलिटिकली ये देखते हो कि कौन बंदा सबसे सूटेबल है जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो अपोजिशन में बैठी है उनको एक साथ कर सकता है। हो सकता है पीटीआई वालों के साथ लोगों के इख्तिलाफात हों और वो शायद उस लीडर के साथ ना चले जो पीटीआई का हो, तो बाज़ दफ़ा आपको पॉलिटिकली आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन ये कहाँ समझेंगे वो। इन्होंने एक बात की थी और मैं उसका मुख्तसर सा जवाब दूंगा एक शेर के लिहाज से। इन्होंने कहा था कि इमरान खान कहता है कि अगर मैं पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं हूँगा तो ये कोई भी नहीं होगा। तो उसका जवाब ये था कि वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या आपने इख्तिताम किया है सेनेटर साहब, बड़ा अच्छा लगा है। उनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, खेलदास कोहिस्तानी साहब के। मैं ये चाहता हूँ आप लोग मुस्कुराहट, आप हल्का फुल्का झगड़ा भी हो जाता है लेकिन मुस्कुराहट के साथ पार्लियामान में बैठें, ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन आपका हक है, जो मर्ज़ी आप अपना हक इस्तेमाल करें। शो का वक्त ख़त्म हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये आगे चल के साबित होगा क्योंकि इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद बार इस्तीफ़े दिए, इस तरह के फ़ैसले किए जिस पे बाद में उन्हीं के पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि ये हमसे भूल हुई थी। क्या ये अब जो इस्तीफ़े देने जा रहे हैं पार्लियामान की मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटी से, इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।